हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम और आप जिस विषय पे विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे, कुछ बिंदु की प्रस्तुति करेंगे, वो है आपका मौर्य काल। ठीक है, वो है आपका मौर्य काल। और जो मौर्य काल है वो हम देखेंगे 323 से लेकर 187 ईसा पूर्व। पहले मैं ये बता दूं दोस्तों, देखिए अगर इसे हमें शताब्दी में करना होगा तो कैसे होगा। देखिए जैसे ये है 323 और ये मान लो है 298। ठीक है, बताइए कौन तीसरी सदी है, कौन चौथी सदी है। देखिए अगर आप देखिए कितना है, तो ये 200 से प्लस है ना। अरे भाई ये 200 से प्लस है ना, 298 है। तो जैसे प्लस अगर एक भी हो जाएगा तुरंत तीसरी सदी लग जाएगा, इसलिए ये है तीसरी शताब्दी। ठीक है, ये 300 से प्लस है ना, 300 से ये प्लस है ना 323, तो ये है आपकी चौथी शताब्दी। ठीक है, ये आपकी है चौथी शताब्दी। तो ऐसे ही हम लोग जो है शताब्दी को समझते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों अब देखिए ये आपकी चौथी शताब्दी है ना, चौथी शताब्दी से लेकर दूसरी शताब्दी तक ईसा पूर्व में चल रहा है, इसलिए ऐसे चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य। आप लोग तो कहानी बहुत सुने होंगे, वीडियोज के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, और कुछ प्रस्तुति हो रही होगी वहां पर आप लाइव देखे होंगे। मौर्य, ठीक है, एक हमारे दादाजी थे जिनका नाम था चाणक्य। वो एक बार अपनी चोटियां क्या घुमाए कि पूरा पूरा का मगध अकेले ठेल दिए थे। तो ठीक है, हम इस विषय पे जो है चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो मौर्य काल है, मौर्य साम्राज्य है, ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था, कौन किया था, किस शताब्दी में किया गया था और ये कहां पर है। ठीक है, तो देखो पहला नंबर ये कि किसने किया, कब किया, कहां पर किया। तो देखिए हम इन तीनों प्रश्नों के उत्तर एक ही में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक ही बिंदु में हम लोग देखते हैं। तो ये आपका है मौर्य साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना, ये साम्राज्य होगा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तो देखिए भैया समय पूछ लेगा तो ये कितना है, 300 प्लस है ना, 363 मतलब चौथी शताब्दी। तो देखिए इसकी स्थापना जो किए थे ना वो चंद्रगुप्त मौर्य जी किए थे हमारे। कौन किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। इसकी स्थापना कब किए थे, तो चौथी शताब्दी में। ठीक है, चौथी शताब्दी में। अब देख लेते हैं कहां पर किए थे, कहां पर किए थे आप बताओ। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहां है, पाटलिपुत्र बिहार में है भैया। अब ये मत पूछना बिहार कहां है, ठीक है, बहुत मारेंगे। ये मत पूछना बिहार कहां है, बिहार भाई भारत में है क्या यार। देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना, ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई, किसने किया। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी ने किया था, चौथी शताब्दी में किए थे। और पाटलिपुत्र जो बिहार में यहाँ किए थे, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी है।
ठीक है दोस्तों, ये है सॉरी दोस्तों, राजधानी। ठीक है, ये जो पाटलिपुत्र है दोस्तों, ये राजधानी है, किसकी है? चंद्रगुप्त मौर्य की। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके वंश के बारे में देख लेते हैं कि इनके पुत्र कौन थे, इनके पौत्र कौन थे। ठीक है भैया, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, इनके पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम जो है बिंदुसार था। क्या था? बिंदुसार। 298 से 272 कार्यकाल था। बिंदुसार नाम था। 298 से 298 से 272 था। अब इनके पुत्र का नाम अशोक था। अशोक था इनके पुत्र का नाम, ठीक है, अशोक मौर्य। ठीक है, इनका जो है, इनका 272 से लेकर के 232 तक था। 272 से लेकर 232 ईसा पूर्व था। ठीक है, तो हम जो बात पढ़ेंगे वो इन्हीं 3 पीढ़ियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अब मैं आपको ये बता दूं पहले कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, ठीक है, ये इतने प्रतापी राजा थे ना, ठीक है, ये इतने प्रतापी राजा थे कि इन्होंने जब अपना अस्त्र छोड़ दिया, जब इन्होंने शपथ ले लिए कि अब मैं बहुत नरसंहार हुआ था भाई, बच्चे छोटे छोटे 5-5 साल के बच्चों को काट दिए थे जो है, और उसके बाद ये महिलाओं को काट दिए थे। तो इससे ये युद्ध में इन्होंने सोचा कि ऐसे राज्य और ऐसे युद्ध का क्या मतलब कि जब हमारी प्रजा हमारे आंखों निर्दोष हमारे आंखों के सामने कट जाए, ऐसे लड़ाई से क्या मतलब। तब उन्होंने लड़ाई वहीं पर छोड़ दिए और इन्होंने अस्त्र ना उठाने की शपथ ली। अब ना उठाने का मतलब ये नहीं कि बाहरी आके हमारे घर को जलाकर चले जाए, नहीं, ये इसलिए नहीं। उन्होंने इसलिए शपथ लिया था कि अब मैं राज्य के लिए, कि हमारा राज्य और विस्तार हो जाए, इसलिए हम जो है लड़ाई नहीं करेंगे। अब हम अपने राज्य के प्रजा को, अपनी प्रजा को जो है हम संकट में नहीं डाल सकते। फिर उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। देखिए क्या हुआ था, इनका भतीजा बहुत खुश रहता था, कोई जिम्मेदारी नहीं, आराम से। तो उससे पूछे आप इतने खुश कैसे रहते हो? तो उसने कहा कि मैं बौद्ध अनुयायी हूं, मैं बौद्ध धर्म मानता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बौद्ध धर्म मैं भी मानूंगा। उन्होंने कहा उसमें नरसंहार ये राज्यवाद छोड़ो, आप पहले एक बार जो है बौद्ध धर्म तो अपनाओ। तो उन्होंने पूछा आप बताओ क्या होता है अपने भतीजे से? तो उन्होंने कहा देखिए मुझे इस विषय में मैं पारंगत तो नहीं हूं, लेकिन हाँ हमारे गुरु जी हैं वो आपको बताएंगे। फिर ये उनके गुरु जी से जब गए मिले तो उन्होंने शपथ ग्रहण किया कि मैं आज से अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं नरसंहार नहीं करूंगा, मैं अपने राज्य विस्तार के लिए मैं नहीं लड़ूंगा। तो उस समय के जो पड़ोसी राजा लोग थे, ठीक है, पड़ोसी राजा, उनकी औकात नहीं थी कि वो शपथ ग्रहण करने के बाद, उनकी औकात नहीं थी कि चंद्रगुप्त मौर्य से टक्कर ले ले, क्योंकि वो ये जानते थे, क्या वो ये जानते थे कि देखिए इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े, चलाना नहीं भूले हैं।
चंद्रगुप्त मौर्य जरूर उन्होंने शपथ ग्रहण किया है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन वो अस्त्र चलाना नहीं भूले हैं। अगर उठा लेंगे भैया तो जिंदगी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। इसलिए इतना दबदबा था चंद्रगुप्त मौर्य का कि कोई भी लड़ने के लिए नहीं आता था। ठीक है, चलिए हम आगे और बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे बात करेंगे तो ये लोग ऐसे महान योद्धा है ना कि पूरी पूरी फिलोसफी जो है हो जाए, पूरी पूरी बुक जो है बन जाएगी अगर हम लिखने पढ़ाने लगेंगे। ऐसे महान योद्धा हैं। तो ये जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे। ठीक है, अब इनके काल में देखिए, इनके काल में किनके, चंद्रगुप्त मौर्य के जो है एक राजश्रित कला हुआ, एक लोक कला हुआ और एक साक्ष्य हुआ। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये बौद्ध अनुयायी बने। बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। देखिए, एक प्रवीण राजा में, एक प्रजावत्सल राजा में क्या गुण है पहले वो देख लीजिए एक ही पॉइंट में। बौद्ध धर्म को ग्रहण किया किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, लेकिन इन्होंने कभी अपनी प्रजा को दबाव नहीं बनाया। ठीक है, अपनी प्रजा को दबाव नहीं बनाया बौद्ध धर्म अपनाने के लिए। ठीक है, बौद्ध धर्म हेतु देखिए एक राजा के, देखिए इन राजा ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने खुद तो जाकर जो है बौद्ध धर्म अपना लिए, लेकिन इन्होंने कभी अपने प्रजा के ऊपर दबाव नहीं बनाया कि मैं बौद्ध धर्म अपनाया हूं आप भी अपनाओ। नहीं, वो सभी धर्म की इज्जत करते थे। अब मुगल चुगल तो आया ही नहीं था, इसलिए उसको तो बात ही छोड़ो। और जो धर्म थे, ठीक है, उस समय जो और बटे हुए थे, देखिए एक तो बौद्ध धर्म और बाकी आपका सनातन धर्म, ये सब तो चलता ही रहता था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने कभी नहीं अपनी प्रजा से कहा कि मैं राजा हूं, मैं बौद्ध धर्म अपनाया हूं तो आप भी अपनाओ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आज कुछ लोग जो है अलगे ही है, कुछ बताना है नहीं, बनेंगे बौद्ध धर्मी। ठीक है, बनेंगे बौद्ध धर्म के बहुत बड़े स्टार प्रचारक बनेंगे, और उन्हें बौद्ध धर्म क्या है यही नहीं मालूम है, बौद्ध क्या थे यही नहीं मालूम है। वो तो आपस में लड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं बौद्ध धर्म हूं, मैं देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। अरे चूतिए, तू क्यों नहीं मानेगा बे? तुम देवी देवताओं को क्यों नहीं मानोगे? जब आपके राजा जी जो है इन्होंने बौद्ध धर्म अपनी खुशी से अपना, लेकिन ये किसी को नहीं कहा कि नहीं मानेंगे। ये बंदा सभी धर्म को मानता है। ठीक है, इन्होंने सभी धर्म को मानते हैं, इसीलिए हिंदुस्तान में बट रहे हैं आजकल। क्या बट रहे हैं? कट रहे हैं। ज्यों ज्यों आप बटोगे त्यों त्यों आप कटोगे। तो पहले आप बौद्ध धर्म को जाइए, पढ़िए, अध्ययन कीजिए अच्छे से कि बौद्ध धर्म है क्या। फिर जो है आप उस विषय में उसको फिर आप प्रचार और प्रसार कीजिए, क्योंकि आप किसी व्यक्ति विशेष को ऐसे मत कीजिए यार किसी धर्म को। ठीक है, तो हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। ठीक है, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, लेकिन इन्होंने कभी अपनी प्रजा को दबाव नहीं बनाया बौद्ध धर्म के लिए कि मैं किया हूं तो आप भी बौद्ध धर्म करो। अब इसके बाद हम देख लेते हैं। देखिए, आपको अधिक जानकारी के लिए आपको किताब पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो मूल चीज है, जो चित्रकला की दृष्टि से, मूर्तिकला की दृष्टि से है, वो हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। अब देखिए, इनके शासनकाल में जो राज्य 3 भागों में डिवाइड हुआ। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य
देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ था। बहुत अच्छे आदमी थे। अब देखिए एक तो राजाश्रित कला थी, राजाश्रित कला, दूसरा था लोक कला, और तीसरा आपका था साक्ष्य। ठीक है, हम समझने के लिए, क्या समझने के लिए इसे 3 भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, केवल समझने के लिए। तो देखिए ये जो है नाम से ही पता चला, लोक कला मतलब लोगों की कला, जन की कला, जनता की कला, हमारी आप सभी की कला। ये कला है जो है, जैसे कहा जाता है ना, कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे पानी, ऐसे है ना, कहा जाता है ना। तो देखिए ये लोक कला मतलब लोगों की कला, और ये राजाश्रित मतलब राज्य पे आश्रित, और ये साक्ष्य, साक्ष्य मतलब प्रमाण, प्रमाण मतलब आपको दिखाना पड़ेगा कि ये चीज यहाँ पर है, लिखित दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब हम राजाश्रित में क्या है कि राज्यश्रित मतलब राज्य की कला या राज्य पर आधारित, यही तो होता है ना। तो इसमें प्रसाद, राजप्रसाद मतलब भवन, स्तूप, मूर्ति, चैत्य, विहार, गुफा, इन सब का हुआ। देखिए इसमें जो है, इसके अंतर्गत ये राज्य, पहले मैं ये कर दूं ना, ये राज्य की, ये राज्य पर आधारित था। ठीक है, ऐसे ठीक रहेगा, राज्य पर, ये राज्य पर आधारित था। ठीक है, अब देखिए इसमें जो निर्माण हुए हैं वो राजप्रसाद, राजप्रसाद मतलब महल। ठीक है, उसके बाद स्तूप, चैत्य, ठीक है, इसके बाद है आपका चैत्य, विहार, गुफा इत्यादि। अब देखिए एक महल, महल तो एक गरीब आदमी तो बनाएगा नहीं, हाँ वो अपने रहने के लिए, अपने बीवी बच्चों को जो है धूप की छांव से बचाने के लिए वो छप्पर जरूर रखेगा। लेकिन जो यूं सोचो बड़े बड़े महल राजप्रासाद बनाए, तो ये मुमकिन नहीं था। ये किस पर मुमकिन था? ये राजा महाराजा पर था। तो राजा जी यहाँ पर देखिए राज्य आश्रित है मतलब राज्य पर आश्रित है, तो इन्होंने जो है राज प्रसाद यानी कि महल बनवाए, स्तूप बनवाए, चैत्य, विहार, गुफा इत्यादि, बस इतना ही नहीं इत्यादि। ठीक है, मंदिर वंदिर भी बनाए हैं। ये तो आपका राज्य पर हो गया। अब लोक कला में क्या हुआ? देखिए लोक कला में जो आता है ना आपका, ये लोगों पर आधारित। अब लोगों का मतलब ये भी नहीं कि टोटल प्रजा पर आधारित। इसमें क्या हुआ है, लोक कला में विशाल यक्ष यक्षिणियों के व लोक कला से संबंधित चित्रण हुए हैं, उत्कीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो देखिए इस पे जो है लोक कला प्लस यक्ष यक्षिणियों की विशाल, ठीक है भैया, यक्षिणियों की विशाल मूर्तियों का निर्माण। ठीक है, मूर्तियों का निर्माण कराया गया है।
ठीक है, इसमें जो है लोक कला और एचड़ियों की जो है विशाल मूर्तियों का अंकन हुआ है, चित्रण हुआ। अब देखिए, अब हम देख सकते हैं साक्ष्य। साक्ष्य में ही प्रमाण होता है, ठीक है, प्रमाण साक्ष्य सब एक ही है, प्रूफ इंग्लिश में, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, कौटिल्य कौन थे, चाणक्य। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। कौटिल्य का है अर्थशास्त्र। प्रमाण नंबर 1, प्रमाण नंबर 2, ये आपका प्रमाण नंबर 1। अब हम देखें प्रमाण नंबर 2। प्रमाण नंबर जो है मैग्नेस्थीज एक थे, ठीक है। ठीक है, आपकी ये है मैग्नेस्थीज। ठीक है, ऐसे भी होता है, कहीं ऐसे भी लिखा हुआ होता है। मैगस्थनीज, हाँ ये नाम शुद्ध हुआ। मैगस्थनीज ने जो पुस्तक लिखे हैं, ये इनका जो ग्रंथ है वो कौन सा ग्रंथ है, आप बताओ, बताइए। ये इंडिका है दोस्तों, क्या है, इंडिका इत्यादि से प्रमाण प्राप्त है। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम जो है कुछ मूल चीज जानेंगे चंद्रगुप्त के बारे में, इसके जो बाद है, ठीक है, इसके बाद क्या स्तूप बना है, कहां कहां बना है, तो वो सब जो है हम अशोक के समय का अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग ये देख लेते हैं कि जो राजप्रसाद है, क्या राजप्रसाद महल, तो ये महल कब से बनना शुरू हुआ। ठीक है, ये राजमहल कब से बनना शुरू हुआ, तो देखिए ये पाटलिपुत्र है ना, पाटलिपुत्र। देखिए एक बिंदु आप लोग पहले देख लीजिए राजमहल से संबंधित, ठीक है, राजप्रसाद से, राजमहल राजप्रसाद ये सब देखिए, राजप्रसाद, ठीक है, ये है आपका राजप्रसाद। देखिए राजप्रसाद कहां का, पाटलिपुत्र का। राजप्रसाद मौर्यकालीन, ब्रैकेट में पाटलिपुत्र, ये आपका बिहार में है। ठीक है, ये कब हुआ इसका निर्माण, बताइए। ये 5वीं शताब्दी में, ठीक है, ये 5वीं शताब्दी में बना हुआ है। यह 5वीं शताब्दी में, यह 5वीं शताब्दी में बना है। और इस समय जो है ना, देखिए 5वीं शताब्दी में आए थे फाहयान। इन्होंने यहां की कलाकृतियां देखकर फाहयान, इन्होंने कहा था ये राजप्रसाद, ये राजप्रसाद किसी, ठीक है, ये राजप्रसाद किसी मानव ने नहीं बनाया, मालूम पड़ता है, ठीक है, मालूम पड़ता है कि यह देवताओं ने बनाया, देवताओं
ने बनाया। अब इस समय के वास्तुकला, ठीक है, इस समय के वास्तुकला आर्किटेक्चर आप समझ जाइए कि भाई कितना प्रवीण था। ठीक है, जो आज महल ताजमहल है ये सब कुछ भी नहीं। सोचो चौथी शताब्दी में, पांचवी शताब्दी में, चौथी शताब्दी में तो जो है ये मौर्य की स्थापना हुई। पांचवी शताब्दी में इतना प्रवीण बन गया कि विदेशी बाहर से आया हुआ फायर ये देखकर कहा, राजप्रसाद को देखकर ये कहा कि मालूम पड़ता है ये किसी मानव ने नहीं बनवाया है। बोला मालूम पड़ता है कि यह किसी मनुष्य ने नहीं बनवाया है, अपितु बल्कि बना, मालूम पड़ता है कि ये देवी देवताओं ने इसे बनाया है। किसने? देवताओं ने इसे बनाया है, ये मनुष्य की बनाई हुई नहीं है। अब सोच लो कि हमारी कला, हमारी प्रवीणता कितनी तेज थी, स्थापत्य कितना आगे था हमारा उस समय। ये अगर मुगल नहीं आए होते 16वीं शताब्दी में तो अब तक ये भारत की दशा कुछ और ही होता। अब तक इसका दशा दिशा सब कुछ बदल गया होता। ये जो सोने की चिड़िया कही जाती है ना, ये कहीं ही नहीं जाती थी, ये मौर्य काल से ही थी। मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल, कुषाण काल, इन सभी कालों से थे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए राजप्रसाद जो है मौर्यकालीन, एक बार हम इसे जो है पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे मिटा के जो बचा हुआ है वो देखेंगे। ठीक है, तो देखिए मौर्यकाल, मौर्यकाल की शुरुआत जो हुई वो 323 ईसा पूर्व से लेके या ईस्वी से लेके 187 तक चली। उसके बाद साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चौथी शताब्दी में, ठीक है, पाटलिपुत्र बिहार में किए थे, जो कि ये पाटलिपुत्र इनकी राजधानी बनी। क्या राजधानी बनी? चंद्रगुप्त मौर्य के हम 3 पीढ़ियों को अभी फिलहाल देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार, कहीं कहीं बिंबसार भी है, लेकिन ये बिंदुसार शुद्ध है। ठीक है, इनका जो शासनकाल था 298 से 272। उसके बाद अशोक आ गए, अशोक, ठीक है, अशोक मौर्य 272 से 232 तक। ठीक है, तो अभी तो हम पढ़ रहे हैं गुप्त के बारे में, महाराजा जी हमारे जो थे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो है अशोक के बारे में। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की जो थी, इसको हम समझने के लिए 3 भागों में इसको बांट दिए थे। ठीक है, किस लिए? समझने के लिए। पहला तो था राजाश्रित कला, मतलब जो राजा के बस में था। बस में तो सब कुछ राजा के, लेकिन जो चीज राज्य पर आधारित था, देखिए मैं यहाँ बता दिया हूं, ये राज्य पर आधारित था। अब राज्य पे आधारित था तो राजप्रसाद यानी महल बनाए थे, स्तूप, चैत्य, विहार, गुफा। भैया ये सब बनाना राजा की ही बस की बात है, किसी प्रजा की बस की बात नहीं है। क्यों? इसके बाद देखिए लोक कला। देखिए अपने उत्तर प्रदेश का लोक कला क्या है बताइए? चौक पूर्णा है ना, कोहबर और चौक पूर्णा। हाँ, तो ऐसे हर राज्य की अपनी अपनी एक कला है। जैसे मधुबनी अभी बिहार की है, अल्पना आपका पश्चिम बंगाल का है, कलमकारी आपका आंध्र प्रदेश का है ना। ऐसे ही कला उस समय भी पनपी थी। इसमें जो है देखिए लोक कला के साथ साथ यक्ष यक्षिणियों की विशाल मूर्तियां, प्रतिमा। अब ये यक्षिणी है कौन? तो जब हम पाश्चात्य कला पढ़ रहे थे तो वहां वीनस पढ़ रहे थे। ठीक, क्या पढ़ रहे थे? वहां पढ़ते वीनस, वीनस पढ़ रहे थे ना। तो इनको जो है भारतीय वीनस कहते हैं। भारतीय वीनस क्या है? यक्ष यक्षिणी, यही आपके भारतीय वीनस है। ठीक है, अब देखते हैं। ये हो गया साक्ष्य। तो कौटिल्य ने अपना एक ग्रंथ लिखे हुए है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। कौटिल्य मतलब चाणक्य जी। ठीक है, मेगास्थनीज इंडिका, इन्होंने इंडिका नामक लिखे हुए हैं।
इत्यादि से प्रमाण प्राप्त है। अब देखिए हम ये वाला पढ़ रहे हैं राजप्रसाद, ठीक है। राजप्रसाद मौर्यकालीन कहाँ है? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र का है, बिहार में। यह 5वीं शताब्दी में बना। कौन? महल। यार ये राजप्रसाद इन्होंने कहा था कि ये राजप्रसाद किसी मानव ने नहीं बनाया, मालूम पड़ता है कि यह देवताओं ने बनाया है। आप वीडियो को रोक दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, फिर आगे बढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब हम आगे कुछ पॉइंट बचे हुए हैं, 2-3 बिंदु, उसको भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। सेहत थोड़ा ठीक कम थी, इसलिए जो है अभी भी ठीक पूरी तरह नहीं है, लेकिन क्या सेहत मेरी अगर नहीं ठीक होगी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग का क्लास जो है मैं क्लास ना दूं, ये तो गलत बात है ना। चलिए अब हम देखते हैं जो वो पॉइंट बचा था उन पॉइंटों के बारे में। तो देखिए 1914 से 15, ठीक है, 1914 से 15 में खुदाई की गई, जिसमें आपका जो है कुम्हरहार, क्या? कुम्हरहार, या इसे कुम्हराहारा भी कहते। देखिए तो देखिए हम पहले ये देख लेते हैं 1914 या 15 से लेकर 1914 या 15 से लेकर के आपका जो है 1951 तक, 51 ये समय है, ठीक है। ऐसे लिखेंगे आप समझ नहीं पाओगे, हो जाओगे कंफ्यूज। इससे अच्छा मैं लिखता हूं 1915 या 1914 से 1951, कहीं कहीं ये है और कहीं कहीं ये समय दिया है, ठीक है दोस्तों। तो आप जानते रहिए, क्या आप जानते रहिए। तो देखिए 1914 से लेकर 1951 के मध्य में जब खुदाई हुई, ठीक है, इस समय खुदाई से, देखिए इस समय जो है ना खुदाई से आपका क्या प्राप्त हुआ था बताइए? कुम्हराहार, ठीक है। यहां पर आपका जो है एक तो कुम्हराहार प्राप्त हुआ था और बुलंदी वर्ण, कुम्हराहार व बुलंदी वर्ण प्राप्त हुआ, ठीक है। देखिए इस समय खुदाई से कुम्हराहार व बुलंदी वर्ण प्राप्त हुआ, ठीक है। ये आपका प्राप्त हो गया। अब देखिए ये आपका कहां पर है? ये आपका पटना में है, ठीक है। ये आपका है पटना। पटना कहाँ है? बिहार। बिहार कहाँ है? भारत में। अब ये मत पूछना भारत कहाँ है ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए 1915 14-15 से लेकर के 1951 इस समय खुदाई से कुम्हराहार व बुलंदी वर्ण प्राप्त हुआ। ये आपका जो है पटना बिहार में पड़ता है, ठीक है। अब हम इसके बाद देख लेते हैं गुफा। गुफा में एक है बराबर, देखिए पेन लाइट ज्यादा चल रहा है, दिख तो रहा है। तो देखिए ये आपका जो है ना बराबर है। यहां पर क्या हुआ था कि बराबर और नागार्जुनी, क्या नागार्जुनी गुफा, इसको किसने कहा था? इसको अशोक सम्राट ने, ठीक है। अशोक सम्राट के पुत्र दशरथ। तो पहले हम देख लेते हैं ये वह नागार्जुनी
व नागार्जुनी गुफा। ठीक है दोस्तों, देखिए बराबर हुआ, ठीक है, बराबर हुआ नागार्जुनी गुफा। ये जो है सम्राट अशोक के पौत्र दशरथ गया के निकट, ठीक है, ये देखिए अशोक सम्राट के पौत्र, ठीक है, गया के निकट। ये कहा, ये अशोक सम्राट, अशोक सम्राट के पौत्र, पौत्र को हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं, हम लोग बेटे के बेटे को कहते हैं, ठीक है, जिसे नाती भी कहते हैं हम लोग, ठीक है, या पोता कहते हैं। तो देखिए अशोक सम्राट के पौत्र दशरथ ने गया के निकट, गया क्या है, तो गया एक स्थान का नाम है, ठीक है दोस्तों, गया के निकट, गया के निकट बराबर हुआ नागार्जुनी गुफा का निर्माण कराया। बराबर हुआ नागार्जुनी गुफा का निर्माण कराया। ठीक है दोस्तों, गुफा का निर्माण कराया। तो देखिए अशोक सम्राट के पौत्र दशरथ ने गया में, गया कहाँ है, बिहार में है, ठीक है, तो गया के निकट आपका बराबर हुआ नागार्जुनी, ठीक है, नागार्जुनी गुफा का निर्माण कराया। किसने कराया, इन्होंने ही कराया था। अब इसके अंतर्गत आपका क्या है, देखिए इसके अंतर्गत सुदामा गुहा हुआ, ठीक है, देखिए अब इसके अंतर्गत आपका क्या आता है बताइए, तो आपका सुदामा गुहा व लोमेश गुहा। इसमें एक तो आता है सुदामा गुहा, दूसरा है लोमेश गुहा, ये आपका संबंधित है। ठीक है, अब इसके बाद हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट में आप क्या, ईंटों से निर्मित बौद्ध स्तूप। किससे, ईंटों से निर्मित। देखिए ईंटों से निर्मित बौद्ध स्तूप। ईंटों से निर्मित बौद्ध स्तूप, तो यहां से निर्मित आपकी जो स्तूप है वो आपके बहुत से स्तूप हैं। क्या, बहुत से। देखिए भैया मौर्य काल में ना, देखिए मौर्य काल में 84,000 स्तूप बनाए गए हैं, एक दो नहीं, पूरे पूरे 84,000 स्तूप बनाए हैं। तो पहले ईंटों का देख लेते हैं। सर्वप्रथम, ठीक है, देखिए इसका जो है सर्वप्रथम जो है अशोक की अस्थियां 8 स्थानों पर, यहीं से जो है शुरू हुआ कहानी। देखिए सर्वप्रथम बुद्ध, सॉरी मैं अशोक बोल रहा हूं, बुद्ध की अस्थियां, ठीक है, बुद्ध की अस्थियां अशोक ने 8 स्तूप का निर्माण कराया था, जहां जहां उनकी अस्थियां पहुंची। देखिए सर्वप्रथम बुद्ध की अस्थियां 8 स्थानों पर, ठीक है, 8 स्थानों पर सर्वप्रथम बौद्ध की अस्थियां 8 स्थानों पर अशोक ने, ठीक है, 8 स्थानों पर अशोक ने, अशोक पूरा दिखाई दे रहा है, शायद ही दे रहा होगा भाई, अशोक ने
निर्माण कराया किसका? स्तूप का। स्तूप का निर्माण कराया। देखिए, सर्वप्रथम बुद्ध की अस्थियां 8 स्थानों पर अशोक ने स्तूप का निर्माण कराया। आप ये जान लीजिए कि अशोक ने जो है, जहां भगवान बुद्ध की जो है अस्थियां जहां थी, वहां पर 8 स्थान पर प्रमुख थी, ठीक है, वहां पर इन्होंने जो है आपका स्तूप का निर्माण कराया। और इन्होंने कुल 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। निर्माण कराया था, ठीक है। 84,000 स्तूपों ने, सॉरी, इस 84,000 स्तूपों का निर्माण जो है हमारे मौर्य काल के प्रतापी राजाओं ने, सम्राटों ने कराया था, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये कहां कहां पर है, चारों, ठीक है। वैसे इसमें भी स्पेस ज्यादा नहीं बचा है, ठीक है। तो इसमें जो है, एक तो आपका इसमें है सारनाथ का धर्म रजिका स्तूप। सारनाथ का धर्म रजिका स्तूप। देखिए, आप समझने के लिए धर्म रक्षिका भी समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भैया रक्षा ही तो धर्म की ही हो रही है। इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, अपने प्रजा की रक्षा के लिए ही तो अस्त्र न उठाने की शपथ ग्रहण की थी ना। तो वही चीज आप अब देख लीजिए, ये तो पहला हो गया, नंबर डाल दो भैया, है बहुत, लेकिन हम 3-4 ही लिखाएंगे, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, वो सांची का विशाल स्तूप है, सांची का, ठीक है। दूसरा है सांची का विशाल स्तूप। कहां का है? सांची का। तीसरा आपका है तक्षशिला का स्तूप। तक्षशिला आज के पाकिस्तान, ठीक है, वर्तमान के पाकिस्तान का स्तूप। आज कहां है? आज है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान कहां था? भारत में। पाकिस्तान कहां होगा? भारत में। भूखा नंगा पाकिस्तान है, उसको खाने के लाले पड़े हुए हैं, साला क्या कर पाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें जो बने हुए हैं वो 16-10, ठीक है, 16-10-5 ऐसे ही बने हैं, 16-10-5। देखिए इसमें 16x10x5 के मानक से बने हैं, ठीक है, से बने हैं। ये ईंट बना है, ठीक है, क्या ईंट, हम लोग ईंटों को पढ़ रहे हैं ना, तो ये ईंट बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा कुछ तथ्य आपके जो है, ठीक है, ये कुछ तथ्य आपका रहा है जो है महाराजा हमारे जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखे, आपका सादर आभार। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, सत श्री अकाल, आपका दिन हैव अ डे, ठीक है दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, बाय।